पुरातात्विक स्रोत, इनके बारे में थोड़ा समझेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, खुदाई के दौरान प्राप्त वे पुरानी वस्तुएं जिनसे इतिहास की रचना में सहायता मिलती है पुरातात्विक स्रोत कहलाती है। इनमें अभिलेख, मुद्रा, स्मारक आदि प्रमुख हैं। जॉन कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं, ठीक है, यह कहा जाता है। मुद्रा अथवा सिक्के, प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। उन पर अंकित तिथियों से कालक्रम को निर्धारित करने में सहायता मिलती है, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना दोस्तों, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं प्राचीन सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। प्राचीन सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। अगला पॉइंट, भारत में प्राचीनतम सिक्का 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जिससे आहत सिक्का पंचमार्क कहा जाता है। यह मुख्यतः चांदी धातु से निर्मित है। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यमन शासक द्वारा जारी किया गया। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा अथवा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक कनिष्क द्वारा जारी किए गए थे। शुद्ध सोने के, ये वाली पॉइंट है ना, इसको याद रखना, ठीक है। सातवाहन शासकों ने सीमा तथा प्लेटिन के सिक्के जारी किए। इन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए, ठीक है। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के थे तथा सबसे कम सिक्के गुप्तोत्तर काल के मिले, ठीक है। सबसे ज़्यादा मौर्योत्तर, सबसे कम गुप्तोत्तर, ठीक है। इस तरीके से अब मुँह से आप कह दो मोहित कर रहे तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गए, और गुप्त माने इन्होंने चुरा लिए, गुप्त कर लिए तो इन्होंने कम कर लिए। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं अभिलेख। अभिलेख प्राय स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, मूर्तियों, मंदिरों की दीवारों इत्यादि पर खुदे मिलते हैं। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र एम्फियोग्राफी कहलाता है। एम्फियोग्राफी कहलाता है, इसको याद रखना। भारत का सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा काल का माना जाता है, जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। प्राचीनतम पठनीय अभिलेख सम्राट अशोक का है, जिसे पढ़ने में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली। सर्वाधिक अभिलेख मैसूर में पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख अभिलेख। नंबर 1, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। यह शक शासक रुद्र दमन प्रथम का अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा का सबसे लंबा एवं प्रथम अभिलेख है। दूसरा, एन अभिलेख। इसे गुप्त शासक भानुगुप्त द्वारा जारी किया। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा की चर्चा मिलती है। तीसरा, अहलो अभिलेख। यह बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का, जिसे उसके मंत्री रवि कीर्ति द्वारा तैयार किया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं चौथा, हाथी गुफा अभिलेख। इसे कलिंग शासक खारवेल द्वारा जारी किया। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम ईस्वी बार घटनाओं का विवरण मिलता है। किसमें? हाथी गुफा अभिलेख में। अगला है इलाहाबाद अभिलेख। इलाहाबाद अभिलेख, इसको बोलते प्रयाग प्रशस्ति। मूल रूप से यह अभिलेख सम्राट अशोक का है। बाद में इस पर हरिश्चंद्र द्वारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को खुदवाया गया। आगे चलकर मुगल शासक जहांगीर ने इस पर अपना संदेश खुदवाया था, ठीक है। आइए हम देखते हैं मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख। ये दोनों ही अभिलेख सम्राट अशोक के हैं, जिनमें क्रमशः अशोक प्रियदर्शी तथा अशोक नाम का उल्लेख है। आइए हम लोग चलते हैं भाभू एवं रुक्मिणी देवी अभिलेख। ये दोनों ही अभिलेख अशोक के हैं, जिनसे अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है। रूपनाथ अभिलेख। इस अभिलेख से अशोक के शैव धर्मों के प्रति आस्था का पता चलता है। पर्सिपोलिस व नक्श ए रुस्तम। इस अभिलेख में भारत तथा ईरान के संबंधों का वर्णन है। बोगज कोई एशिया माइनर 1400 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य नामक 4 देवताओं का उल्लेख है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं अभिलेख, और एक तरफ है हमारे शासक, ठीक है। महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। गिरनार अभिलेख रुद्र दमन की। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से याद रखना। उदयगिरी अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। एरड़ अभिलेख भानुगुप्त। ग्वालियर प्रशस्ति राजा भोज। हाथी गुफा
अभिलेख खारवेल, नासिक गौतम बल ऋषि, गौतम बल ऋषि, देवपाड़ा विजय सेन। आगे एहोल, ये है पुलकेशन द्वितीय के समय का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं स्मारक। स्मारक क्या है, इसके बारे में जांच करते हैं। तक्षशिला, यहाँ से प्राप्त अवशेषों से कुषाण वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अंकोर वाट कंबोडिया तथा बुरोबुदुर मंदिर जावा, यहाँ से प्राप्त अनेक प्रतिमाओं से पता चलता है कि इन देशों से भारत के व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध थे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझेंगे। धार्मिक साहित्य स्रोत, इसके बारे में जानते हैं। ब्राह्मण साहित्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, ये हैं सभी धार्मिक स्रोत, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं बौद्ध साहित्य में सुत्त पट्टिक, विनय पट्टिक, अभिधम्म पट्टिक, महावंश, दिव्यवंश, ललित विस्तार, ठीक है। कि ये बुद्धचरित रचनाकार है अश्वघोष, ठीक है। महाविभास के रचनाकार वसुमित्र, ठीक है। जातक आदि। तो इस तरीके से आपको ब्राह्मण साहित्य में ये सब मिला, ब्राह्मण साहित्य में आपको ये सब, ठीक है। और इसी तरह के बौद्ध साहित्य में आपको ये सब मिले। अब हम जैन ग्रंथ में देख लेते हैं। कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचार सूत्र, जो सूत्र लगे, सूत्र ये हो गया जैन, ठीक है। ये क्या हो गया, जैन धर्म से, ठीक है। अब यहाँ पर बौद्ध को कैसे याद करेंगे, पिटक, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको दिख ही रहेंगे, इस पिटक तो आप याद ही रख सकते हो, ठीक है। फिर आपको वंश, इस तरह से आपको बौद्ध भी वंश है और ये भी वंश, तो इस तरीके से आप, फिर आपको ये तीन, ठीक है, इस तरह बौद्ध ही तो आप पहचान ही लोगे, ठीक है। फिर इसमें भी बा आया, ठीक है, बौद्ध। और बाकी ये ललित और विस्तार में भी बा, बाकी ललित को आप ऐसी तरह के याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी ये सब तो आप पहचान ही लोगे कि ये ब्राह्मण साहित्य, इस तरीके से। अब हम आगे चलते हैं। अर्ध ऐतिहासिक साहित्य स्रोत, मुद्रा राजस्व, अभिज्ञान, शकुंतलम, अर्थशास्त्र, ठीक है। ऐतिहासिक साहित्य स्रोत, हर्षचरित, रासो, ठीक है। पृथ्वीराज होता है यहाँ पर दोस्तों, राज करना, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। राजतरंगिणी की रचना 12वीं सदी के कलहड़ द्वारा की गई। पहली बार ऐतिहासिकता की झलक उसी ग्रंथ में मिलती है। इसकी भाषा संस्कृत। तो राजतरंगिणी कैसी थी, संस्कृत भाषा, ठीक है। इसे याद रखना दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, खैर आपको बता दिए। आगे चलते हैं। पुरातात्विक स्रोत, जो स्तंभों, गुफाओं, मूर्तियों, मुद्राओं, शिला आदि उत्कीर्ण होते हैं, अभिलेख कहलाते हैं, ठीक है। अभिलेख किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सरल भाषा में बताया गया है। जो स्तंभ, गुफाओं, मूर्तियों, मुद्राओं, शिलाओं आदि उत्कीर्ण होते हैं जिन पर, वो अभिलेख कहलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख सम्राट अशोक के हैं, ठीक है। जिसको पहली बार किसने पढ़ा था या समझा था, जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। कलिंग राज खारेवाल का हाथी गुफा अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वो समुद्रगुप्त का है दोस्तों, ठीक है। और जो हाथी गुफा का अभिलेख है वो कलिंगराज खारेवाल का, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है, संस्कृत भाषा में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभिलेखों के अतिरिक्त सिक्के, स्मारक व भवन, मूर्तियां, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मानदंड, आभूषण एवं और देख लेते हैं अस्त्र शस्त्र भी इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है। बाई चांस आपको मेंस में ये तो आपको ये मिल जाए तो आपको इस तरीके से आपको डिफाइन करना। विदेशी विवरण, हेरोडोटस की रचना हिस्टोरिका से भारत ईरान संबंध तथा उत्तर पश्चिम भारत की जानकारी मिलती है। किससे, हेरोडोटस की रचना हिस्टोरिका। तो हेरोडोटस कौन है, इतिहास के जनक, ठीक है। टोलेमी ने जियोग्राफी लिखा है। हेंग सांग हर्ष के समय 629 में आया था, उसने CU की रचना की। अल-बरूनी ने तहकीक हिंदी की रचना की, इसे याद रखना, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़े से फैक्ट्स देखिए। सर्वप्रथम 1837, ठीक है,
में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता मिली। 1837 इसे याद रखना, ठीक है। भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगस को कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व के मिले, ठीक है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि देवताओं के नाम मिले हैं दोस्तों। अगला, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है, ठीक है, न्यूमिस्मैटिक्स। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की, हिंदू यूनानियों ने, ठीक है। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की, सर्वाधिक, ठीक है। आगे चलते 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से ही संहिता कहा जाता। अब इन चारों जो वेद हैं ये हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी को मिलाकर क्या कहेंगे, संहिता कहते हैं। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुति तथा यजुर्वेद में यज्ञों के नियम तथा विधि विधानों का संकलन है। सामवेद यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह तथा अथर्ववेद धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसे अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। उपनिषदों में अध्यात्म तथा दर्शन के गुण रहस्यों का विवेचन हुआ है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। किसको? उपनिषदों को।